हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन एंड वेलकम टू सी रमन लूथरा क्लासेस। इस सेशन में मैं आपके साथ अपने NABFID कोर्स का एक लेक्चर शेयर करने के लाया हूं, जिसमें हमने NABFID एक्ट, इसके रेगुलेशन और इसकी नोटिफिकेशन को डिस्कस कर रखा है। अगर आप NABFID की किसी भी प्रोफाइल पे एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आपके लिए लेक्चर इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आप NABFID की लेंडिंग ऑपरेशन की प्रोफाइल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप सी रमन लूथरा क्लासेस के कोर्स को रेफर कर सकते हैं। कोर्स का प्राइस है 5,000 रुपीज। अभी लॉन्च ऑफर करके डिस्काउंट कोड चल रहा है 30% का, तो इफेक्टिव प्राइस पड़ेगा 3499। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे के सारे लिंक मिल जाएंगे। और अगर आपको इस सेशन के MCQs को भी अटेम्प्ट करना है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट में मेरी एप्लीकेशन पे जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस सेशन के नोट्स चाहिए तो वो नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम के चैनल के ऊपर, ठीक है ना। अब मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप आप एंजॉय करेंगे इस सेशन को जिसके अंदर एक्ट को डिस्कस करा गया। ओके डाटा, बाय बाय। हेलो एवरीवन, इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं NABFID एक्ट के बारे में। NABFID एक्ट के थ्रू एक इंस्टीट्यूशन को बनाया गया, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, जिसका काम है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में फाइनेंसिंग की नीड्स को पूरा करना, साथ ही साथ एक मार्केट को डेवलप करना जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस प्रोवाइड कराया जा सके, जिनको चाहिए और जिनको प्रोवाइड करना है उन दोनों को मिलाया जा सके ना। तो जो डेवलपमेंट का वर्ड इसके नाम में, वो डेवलपमेंट सिग्निफाई करता है कि इनको एक मार्केट को डेवलप करना है जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग की नीड्स को पूरा करा जा सके। ये एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम ही होता है कि एक सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए काम करे। NABFID का काम है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के डेवलपमेंट का। अगर बात करें RBI की रेगुलेशंस की, तो RBI बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है, ये भी एक बैंक ही है। बट RBI ने बोला कि हम डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 5 ऐसे डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो पूरे इंडिया के लेवल पे काम कर रहे हैं। साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। ये 5 डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। पहला नाबार्ड, जो एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है। एक है सिडबी, जो MSME सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है। एक हो गया नेशनल हाउसिंग बैंक NHB, जो हाउसिंग सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है। एक है आपका एग्जिम बैंक, जो एक्सपोर्ट मार्केट के रिलेटेड डेवलपमेंट का काम कर रहा है। और आपका लास्ट एंड लेटेस्ट है NABFID, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के डेवलपमेंट का काम कर रहा है। बोला जी ये 5 डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इनको रेगुलेट करा जाएगा अलग नॉर्म्स के थ्रू। और उनको बोला गया ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की स्पेसिफिक रेगुलेशंस लाई गई इनको रेगुलेट करने के लिए। बात समझ में आती है ना। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं NABFID के एक्ट को। एक्ट में क्या लिखा हुआ है भाई, ये इंस्टीट्यूशन बनाया गया, इस इंस्टीट्यूशन के फंक्शंस क्या है, पावर क्या है, वर्किंग कैसे होगी, डायरेक्टर चेयरपर्सन कैसे अपॉइंट होंगे, ये तो लिखा होता है एक्ट के अंदर। आज हम एक्ट को पढ़ने के लिए भाई एक्ट के अंदर क्या क्या बातें लिखी गई हैं। चलो ओपनिंग लाइन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है इसके अंदर। एन एक्ट टू एस्टैब्लिश, इस एक्ट के थ्रू एस्टैब्लिश करा गया नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ। जी, अगर आप बात करो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, तो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जनरली लॉन्ग टर्म लोन देने के लिए बनते हैं। सर ऐसा क्यों, बैंक्स लॉन्ग टर्म लोन नहीं देते? जी बैंक्स लॉन्ग टर्म लोन तो देते हैं, बट वो थोड़ा सा कतराते हैं, घबराते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म है तो मतलब थोड़ा सा रिस्की है। बट एक कंट्री को ग्रो करना है, एक इकोनॉमी को ग्रो करना है, तो उसमें लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करना बहुत जरूरी हो जाता है। लॉन्ग टर्म फाइनेंस से ही नॉन करंट एसेट्स या फिर लॉन्ग टर्म एसेट्स खरीदे जाते हैं, जिससे एक इकोनॉमी ग्रो करती है। अब डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की स्पेसिफिक बात है कि भाई ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए बनाए गए हैं कि ये प्रोवाइड करेंगे। बैंक्स थोड़े से घबरा रहे तो क्या हो गया, स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन बनाए गए कि आप लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग नीड्स की पूरा करो। जी हमारी जो क्या कहते हैं इकोनॉमी के अंदर है, इसके अंदर क्या लिखा है लाइन के अंदर कि ये वाला जो इंस्टीट्यूशन है ये डेवलप करेगा लॉन्ग टर्म नॉन रिकोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। सर यहाँ पे हमें लॉन्ग टर्म समझ में आता है, ये नॉन रिकोर्स का क्या मतलब है? जी दो टाइप की आपकी फाइनेंसिंग होती है, एक रिकोर्स फाइनेंसिंग है, नॉन रिकोर्स फाइनेंसिंग। अगर रिकोर्स फाइनेंसिंग की बात करें तो इसके अंदर जो भी आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है, अगर आपने उसके लोन की रिपेमेंट नहीं करी तो वो आपके पर्सनल एसेट्स को बिकवा देगा अपने लोन को वापस लेने के। अगर नॉन रिकोर्स की बात करें तो उसके अंदर जो भी आपने सिक्योरिटी दे रखी है लोन को लेने के लिए, सिर्फ उसी सिक्योरिटी को यूज करके अपने लोन की रीपेमेंट करवा सकता है। अगर आप डिफॉल्ट करते हो, ये आपके पर्सनल एसेट्स की तरफ नहीं जा सकता। तो नॉन रिकोर्स के नाम से समझ में आ रहा है कि भाई एक ही सिक्योरिटी मिलेगी तो थोड़ा सा रिस्की है। तो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बनाया गया है कि आप थोड़े से रिस्की फाइनेंस दो। एक कंट्री की ग्रोथ के लिए काम करना, आपको प्रॉफिट्स के लिए काम नहीं करना। आप लॉन्ग टर्म फाइनेंस देंगे, साथ में नॉन रिकोर्स बेसिस पे फाइनेंस देंगे। किस सेक्टर के अंदर? इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर के अंदर इन इंडिया।
इंक्लूडिंग डेवलपमेंट ऑफ बॉन्ड्स एंड डेरिवेटिव मार्केट। ये बॉन्ड्स एंड डेरिवेटिव मार्केट क्यों बनाई जा रही है? ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर की फाइनेंसिंग की नीड्स पूरी हो सके। सारा का सारा पैसा थोड़ा ना ये एनएबीएफआईडी दे सकता है, इसको एक मार्केट प्रोवाइड करनी है जिसके अंदर अगर आपके पास पैसा है तो आप जाके वो पैसा दे सको और वो इंफ्रा के सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट हो सके। ठीक है ना? चलो जी, अगर यहाँ पे नीचे आपको डेफिनेशन भी दिया, एक रिकोर्स लोन क्या होता है, नॉन रिकोर्स लोन क्या होता है, पढ़ लेते हैं। अ रिकोर्स लोन अलाउस अ लेंडर टू परसू एडिशनल एसेट्स को परसू कर सकता है अगर आपने पैसा नहीं दिया। व्हेन अ बोरोवर डिफॉल्ट्स ऑन अ लोन इफ द डेट बैलेंस सरपासेस द कोलैटरल वैल्यू, जो भी आपने सिक्योरिटी दी उससे ज्यादा का अगर आपका डेट की रिकवरी है तो आपके एडिशनल एसेट्स को यूज करा जाएगा। अगर एक नॉन रिकोर्स लोन की बात करें, परमिट्स द लेंडर टू सीज ओनली द कोलैटरल स्पेसिफाइड इन द लोन एग्रीमेंट, जो सिक्योरिटी दी गई है सिक्योरिटी की फॉर्म में सिर्फ उसी को यूज करा जा सकता है, इवन इफ द वैल्यू ऑफ डज नॉट कवर द एंटायर डेट। जो भी आपका पैसा रिकवरी हो रही है, अगर इसे पूरा डेट भी रिकवर नहीं हो रहा बैंक का, फिर भी और कोई एसेट्स को यूज नहीं करा जाएगा, सिर्फ जो आपने सिक्योरिटी दी एसेट की उसी को यूज करा जाके उस लोन की रिकवरी करी जाएगी। ठीक है ना? थोड़ा सा रिस्कियर हो गया। चलो एक्ट को हम पढ़ते हैं। इस एक्ट के अंदर अलग अलग बातें बोली गई, अलग अलग कमेटी बनाई गई, अलग अलग तरीके बताए गए कैसे फंक्शन होगा इस इंस्टीट्यूशन का। सबसे पहला सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 1, जिसके अंदर हमेशा शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट की बात होती है। किस दिन से ये एक्ट कमेंस करेगा, किस किस पे एक्ट अप्लाई करेगा जी। बात करें, इसका नाम है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। सर आपने 10 बार बोल दिया नाम जी, नाम के ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो आपको पूरा नाम भी रटा होना चाहिए साथ में। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया पे काम लगेगा या अप्लाई करेगा एक्ट। साथ ही साथ अब हम इसकी टाइमलाइन को पढ़ने वाले हैं। लोकसभा के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करा गया था 22 मार्च 21 को, जिसमें लोकसभा में इसको पास कर दिया गया 23 मार्च को। साथ में राज्यसभा में पास कर दिया इसको 25 मार्च को। अब इसको प्रेसिडेंट के पास भेजना, अभी एक्ट बनाना तो प्रेसिडेंट के पास भेजना पड़ेगा ना, वो साइन करेगा तभी एक्ट बनेगा। फिर इसको पास कर दिया प्रेसिडेंट ने 28 मार्च को 21 में। इस एक्ट के प्रोविजन में लिखा हुआ था कि हाँ जी प्रेसिडेंट इसको पास करेगा तभी ये एक्ट बनेगा। साथ साथ इसमें पावर दी गई गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि अगर आपको इस एक्ट के प्रोविजन को किसी फर्दर डेट से अप्लाई करना है, जिस दिन प्रेसिडेंट ने ओके किया वो बात तो ठीक है ही है, अगर आपको इस एक्ट के प्रोविजन को किसी फर्दर डेट से अप्लाई करना तो भी आप वो कर सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला जी प्रेसिडेंट ने तो ओके कर दिया 28 मार्च को, बट हम इसके प्रोविजंस को अप्लाई करेंगे 19 अप्रैल 21 से। मेजॉरिटी जो सेक्शन थे इस एक्ट के अंदर उसको 19 अप्रैल 21 से अप्लाई कर दिया गया और कुछ सेक्शन को 30 नवंबर 21 से अप्लाई कर दिया गया। तो आपको ये डेट्स पता होनी जरूरी है। जो क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो तो यही है, आपका 28 मार्च की डेट को पूछा सकता है कि किस दिन प्रेसिडेंट ने इस एक्ट को मतलब अप्लाई करा। साथ में इस प्रोविजन के मतलब इस एक्ट के प्रोविजन कब से एप्लीकेबल हुए, तो ये 19 अप्रैल की डेट से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना? फर्स्ट सेक्शन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। सेक्शन 2 के अंदर ढेर सारी आपकी क्या कहते हैं डेफिनेशन दे रखी है, जिसके अंदर एक आधी डेफिनेशन ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर भी डिटेल्ड कोई अभी डेफिनेशन नहीं आई है। इसमें सिर्फ बताया गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है। तो बोला जी गवर्नमेंट जो भी नोटिफाई करती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है तो उसको मान लिया जाएगा कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर है और इसको फाइनेंसिंग प्रोवाइड करी जाए इस एक्ट के थ्रू। चलो जी, सेक्शन नंबर 3 की बात करेंगे, एस्टैब्लिशमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन। बोला गया कि भाई ये वाला हम इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं, इसका हेड ऑफिस की बात कर दी गई भाई मुंबई में रहेगा। देयर शैल बी एस्टैब्लिश फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट एन इंस्टीट्यूशन टू बी कॉल्ड नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एज अ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो आपको पता होना चाहिए ये एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में से 5 डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आइडेंटिफाई करा, जिनको बोला गया ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रिस्पेक्ट में स्पेसिफिक रेगुलेशंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेकर आता है, उसके थ्रू एनएबीएफआईडी को रेगुलेट करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलो जी, एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है? डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म क्रेडिट फॉर कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट स्प्रेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड एंड लो यील्डिंग रेट्स। मतलब ये इंटरेस्ट कमाने के लिए नहीं कह रहे कि हम कम इंटरेस्ट पे भी काम कर लेंगे, हमारा जो क्या कहते हैं विजन है वो बहुत बड़ा है। हमें लॉन्ग टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करना है जिससे कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट, जिससे लॉन्ग टर्म के असेट खरीदे जा सके, प्लांट एंड मशीनरी क्या कहते हैं ब्रिजेस बनाए जा सके, इंफ्रा में अच्छा खासा पैसा लगाया जा सके, स्प्रेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड।
ठीक है, जिसके अंदर इंटरेस्ट पे ज्यादा फोकस नहीं है, इंटरेस्ट कम भी मिलेगा चलेगा, हमारा काम डेवलपमेंट का है, सच एज अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग एंड हेवी इंडस्ट्री, इरिगेशन सिस्टम, ये सारे के सारे एक तरह का इंफ्रा के अंदर ही आते हैं ना। ठीक है जी, सिर्फ इंफ्रा के लिए नहीं, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो अलग अलग काम कर रहे हैं, एमएसएमई सेक्टर के डेवलपमेंट का भी काम कर रहा है, रूरल डेवलपमेंट का भी कर रहा है, काम कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट सेक्शन पढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 4, पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्टीट्यूशन। पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्टीट्यूशन में आपको ध्यान रखना है कि इसका एक काम नहीं, इसका डुअल रोल है, खुद तो फाइनेंस प्रोवाइड करेगा, साथ में एक मार्केट भी डेवलप करेगा। चलो इसके बारे में क्या पढ़ते हैं, लिखा हुआ है द डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंस्टीट्यूशन शैल बी टू कोऑर्डिनेट। डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा है, फाइनेंसिंग ऑब्जेक्टिव तो है ही है, साथ में कह रहा है आपका डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव है ऑफ द इंस्टीट्यूशन शैल कोऑर्डिनेट विद द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स है, रेगुलेटर्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, and such other relevant stakeholders in India or outside India to facilitate building and improving the relevant institutions to support the development of, कह रहा भाई काम तो आपका डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म नॉन रिकोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग का ही है इंडिया के अंदर, इंक्लूडिंग डोमेस्टिक बॉन्ड एंड डेरिवेटिव मार्केट, आपका डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव है, साथ ही साथ बोला आपका फाइनेंशियल भी ऑब्जेक्टिव है, आपको खुद भी पैसे देने हैं। The financial objective of the institution shall be to lend, invest directly or indirectly, and seek to attract investment from the private sector investors and the institutional investors in the infrastructure projects located in India। साथ साथ कह रहे इंडिया के अंदर तो सकते हैं, या तो पार्टली इन इंडिया पार्टली आउटसाइड इंडिया सकते हैं ना, कोई रोड वगैरह बना रहे हैं जो इंडिया से होते हुए बांग्लादेश जा रही है, इंडिया से होते हुए चाइना जा रही है, ऐसी कोई ना कोई अगर रोड वगैरह बन रही है तो उसको भी फाइनेंसिंग की नीड्स प्रोवाइड करना इस एक्ट के थ्रू करा जा सकता है। ओके जी, चलो जी, इसके ऑथराइज शेयर कैपिटल की बात करें, इंपॉर्टेंट सेक्शन, बोला जी ऑथराइज शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल का मतलब है कि मैक्सिमम कैपिटल जो एक इंस्टीट्यूशन रेज कर सकता है, तो इसकी ऑथराइज शेयर कैपिटल को रखा गया 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़, जिसके अंदर अभी मैं लेटेस्ट बात करूं तो गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ रुपीज प्रोवाइड कर दिए, 20,000 करोड़ रुपीज प्रोवाइड कर दिए। इसके अंदर एक और क्या कहते हैं पॉइंट रखा गया कि देखो ये एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो इसके अंदर हमेशा के लिए गवर्नमेंट की होल्डिंग तो रहेगी, तो बोला मिनिमम गवर्नमेंट की होल्डिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट की होल्डिंग मिनिमम क्या रहेगी, 26% ऑफ द शेयर्स, जो टोटल शेयर्स है उसका एटलीस्ट 26% तो गवर्नमेंट को ही होल्ड कर रहा है, ताकि गवर्नमेंट का मतलब इस पे ध्यान रहे, गवर्नमेंट की बात माने। अगर बात करें अदर शेयर होल्डर्स कौन हो सकते हैं, तो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, सॉवरेन वेल्थ फंड हो गए, बात करें कनाडा का जो पेंशन फंड है, जो कनाडा के एम्प्लॉयज का जो पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयज है, तो वो फंड काफी जगह इन्वेस्टमेंट करता है, तो बोला जी वेल्थ फंड लगा सकते हैं, पेंशन फंड, सॉरी पेंशन फंड है वो, ठीक है। और क्या कहते हैं मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन जैसे आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, तो वो भी लगा सकते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक्स वगैरह सारे के सारे इसमें शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने बोला है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट 26% एटलीस्ट होल्ड करेगी इसकी शेयर कैपिटल का। ओके जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 6। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इसमें अपॉइंट करा गया, भाई फंक्शनिंग करनी है, इस इंस्टीट्यूशन की फंक्शनिंग करनी है तो एक बोर्ड बनाना पड़ेगा, सिर्फ एक पर्सन थोड़ा डिसीजन लेगा, पूरा का पूरा बोर्ड डिसीजन लेगा, तो बोला जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन कौन आएगा उसके बारे में बताते हैं, और वो कैसे अपॉइंट होगा वो भी बताया जा रहा है। चेयरपर्सन इस बैंक का रहेगा सेंट्रल बैंक के द्वारा अपॉइंटेड, तो चेयरपर्सन को अपॉइंट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर बोला गया कंसल्ट करा जाएगा सिर्फ रिजर्व बैंक से, रिजर्व बैंक का और कोई यहाँ पर रोल नहीं है, अपॉइंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी, इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करी, उसको बोर्ड अपॉइंट करेगा, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ही बोला कि आप ही को अपॉइंट करना, भाई कौन मैनेजिंग डायरेक्टर है। अब बोर्ड के अंदर क्या बोला कि आपको रिकमेंडेशन देगा ब्यूरो। ये ब्यूरो क्या है, ब्यूरो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्यूरो पहले होता था बैंक बोर्ड ब्यूरो करके कोई, जिसको अब चेंज कर दिया गया, अब आपके लिए ब्यूरो है फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, ठीक है ना। तो इसके रिकमेंडेशंस पे मैनेजिंग डायरेक्टर्स को अपॉइंट करा जाएगा, ये रिकमेंडेशन देगा बोर्ड को जी, हाँ ये आपको नाम दे रहे हैं, आप बताओ आपको किसको मैनेजिंग डायरेक्टर बनाना है, तो बोर्ड किसकी रिकमेंडेशन पे, ब्यूरो के रिकमेंडेशन पे, and subject to such procedures and clearance for such agencies as may be determined by the central government। सेंट्रल गवर्नमेंट सारे प्रोसीजर प्रोसेस वगैरह बता देगी कैसे अपॉइंट करना है, तो उनको मानते हुए
बोर्ड की रिकमेंडेशन, ब्यूरो की रिकमेंडेशन को मानते हुए बोर्ड को अपॉइंट करना है। तो अपॉइंटमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बोर्ड के पास ही है ना, पावर बोर्ड के पास ही है। चलो, डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करेंगे। सबसे पहली बात, 3 से ज्यादा अपॉइंट हो सकते हैं, इसको भी बोर्ड ही क्या कहते हैं अपॉइंट करेगा। किसके रिकमेंडेशन पे? बोर्ड के। जो प्रोसीजर्स या क्लियरेंस है वो कौन बताएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। 2 डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल्स को नॉमिनेट करेगी कि हाँ भाई 2 हमारे बंदे भी आपकी इंस्टीट्यूशन में आके बैठेंगे, देखेंगे वर्क जिस पर्पस के लिए आपको बनाया गया आप उसी के लिए काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे। चलो, अगले डायरेक्टर है शेयर होल्डर्स के डायरेक्टर। अब शेयर होल्डर्स कह रहे हैं जी हमने और भी अलग अलग इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट कर सकते हैं ना, इस क्या कहते हैं इंस्टीट्यूशन के अंदर पैसा डालेंगे, तो बोलेंगे भाई हमारा भी एक इंटरेस्ट को ध्यान रखने के लिए डायरेक्टर को बिठाया जाए। तो बोला जी शेयर होल्डर्स भी डायरेक्टर को बिठा सकते हैं। इसमें भी बोला कि आप 3 डायरेक्टर से ज्यादा नहीं बिठा सकते। शेयर होल्डर इन सच अ मैनर, जिस तरीके का अपॉइंटमेंट करा जाएगा, जो तरीका रहेगा, प्रोसीजर रहेगा अपॉइंटमेंट करने का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट बता देगी किस प्रोसीजर से अपॉइंट करना है। साथ ही साथ क्या बोला कि जिस शेयर होल्डर का 10% से ज्यादा, 10% या उससे ज्यादा की होल्डिंग है, मतलब ज्यादा पैसा लगा रखा है, तो बोला आप एक डायरेक्टर को नॉमिनेट कर सकते हो। आप नॉमिनेट कर दो जी मेरा डायरेक्टर रहेगा, मैं नॉमिनेट कर रहा हूं ये डायरेक्टर है जो 10% या उससे ज्यादा की इक्विटी को होल्ड करता है। ठीक है जी। साथ में बोला जी बोर्ड के अंदर हमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी रखना है। जी अगर मेरी बात सुनो, क्या कहते हैं जो नॉमिनेट जिसको नॉमिनेट करा जाएगा, जो नॉमिनेशन के थ्रू डायरेक्टर आएगा, वो किसके काम के मतलब ध्यान रखेगा कि भाई शेयर होल्डर के साथ कुछ गलत ना हो। वही अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात करो तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इंडिपेंडेंट, उसको कोई लेना देना नहीं किसी से। वो कह रहे हैं कि भाई इंस्टीट्यूशन जिस पर्पस के लिए बना है उस पर्पस के लिए वो काम करता रहे, एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन के लिए काम नहीं करेगा वो, कि वो शेयर होल्डर्स के लिए काम कर रहा है, वो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है। वो कह रहा है नहीं, मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूं, मैं देखूंगा कि सब कुछ एज पर लॉज हो रहा है कि नहीं हो रहा। बोर्ड ऑन द रिकमेंडेशन, इसको भी अपॉइंट करेगा बोर्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, यहां पर नई कमेटी आ गई, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी। इस कमेटी के बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे इसका क्या क्या फंक्शन है। और तो नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी रिकमेंड करेगी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को। ठीक है, इसके अंदर भी बोला कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी बोला कि नॉट मोर देन 3, ज्यादा लोग नहीं, नॉट मोर देन 3। बट साथ ही साथ क्या बोल दिया, और 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड विच एवर इज हायर। अब यहां पर बात डिफरेंट होगी, नॉट मोर देन 3 भी लिखा, नॉट एक्सीडिंग 3 भी लिखा, बट साथ में बोल दिया एक्सीड भी कर सकता है, जिसके अंदर आपको 1/3 रेशियो बना के चलनी है। अगर आपका मैं बोलूं 10 डायरेक्टर्स यहाँ पे अपॉइंट हो गए और कह रहे हैं कि इसमें से 1/3 डायरेक्टर आपके क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो इसका 1/3 करेंगे तो 3.33 हो जाएगा। तो इस केस के अंदर आपको 4 डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा, 4 डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए। तो यहां पर लिखा हुआ ना नॉट एक्सीडिंग 3 और 1/3, जिसके अंदर बोला विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। तो स्पेसिफिकली उन्होंने बोल दिया कि भाई हायर भी जा सकता है ना, नॉट एक्सीडिंग 3 का ये मतलब नहीं कि 3 पे ही रुक जाएगा। अब मेरी बात सुनो, अगर आपके टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर की बात करें, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर की बात करें, जो कि आगे बोर्ड की बात करें, जो कि हो गया 5, 5 के केस के अंदर आपके डायरेक्टर हो जाएंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, 1/3 करेंगे तो 1.66 हो गया ना। तो इस केस के अंदर आप 2 डायरेक्टर से काम चला सकते हैं, बट यहाँ पर आपको क्या कहते हैं, इजाजत दी गई इस सेक्शन के थ्रू कि आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 3 भी अपॉइंट कर सकते हैं। लिखा हुआ है ना नॉट एक्सीडिंग 3, तो 3 के लिमिट तक तो आप जा सकते हैं जब भी, चाहे आपको वो रिक्वायरमेंट हो कि भी ना हो। यहाँ पर 2 की रिक्वायरमेंट से काम चल जाएगा, बट आप कह रहे हो जी आप 3 भी अपॉइंट कर सकते हो। ठीक है ना, विच एवर इज हायर बोला, नॉट एक्सीडिंग 3 और 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर ऑन द बोर्ड विच एवर इज हायर। ठीक है जी, ओके जी, ओके जी, ओके जी, ओके जी। अच्छा, इसकी जो क्या कहते हैं लिखने की लैंग्वेज है, इसमें नॉट एक्सीडिंग 3 लिखा है, यहाँ पर 3 और 1/3 नहीं लिखा। अगर इस केस के अंदर, इस केस के अंदर यहाँ पर लिखा होता 3 और 1/3 विच एवर इज हायर, तो इस केस के अंदर जहाँ पे टोटल 5 डायरेक्टर है, अपॉइंटमेंट करने की जरूरत पड़ जाती 3 डायरेक्टर को एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। बट यहाँ पे लिखा है नॉट एक्सीडिंग 3, नॉट एक्सीडिंग 3। तो यहाँ पर आप 2 डायरेक्टर से भी काम कर सकते हैं, साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं तो आप तीसरे डायरेक्टर को भी अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है ना। चलो जी, लैंग्वेज को लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे। चलो,
आगे बात को पढ़ते हैं, आगे बात को पढ़ते हैं। नोट्स में क्या लिखा हुआ है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर और डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर है वो हमेशा होल टाइम डायरेक्टर रहेंगे, पार्ट टाइम के रूप में काम नहीं करेंगे ना, होल टाइम डायरेक्टर रहेंगे। चलो, चेयरपर्सन शैल प्रिसाइड ओवर द मीटिंग, जो भी बोर्ड की मीटिंग होगी उसका मतलब हेड कौन रहेगा, चेयरपर्सन। चलो, सेक्शन नंबर 7 आता है मैनेजमेंट। जो जनरल सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन मैनेजमेंट का काम रहेगा वो बोर्ड के पास रहेगा, बोर्ड मिलकर डिसीजन लेगा, बोर्ड मिलकर डिसीजन लेगा भी काम कैसे करना है। ठीक है। डेलीगेशन ऑफ पावर, अगर बात करें बोर्ड के पास पावर, बोर्ड के पास है तो वो अपनी पावर्स को डेलीगेट कर सकते हैं कोई कमेटी को बना के, जी इस काम के लिए आप काम करें, इस काम के लिए आपके पास पावर है, इस काम के लिए चेयरपर्सन के पास पावर है, तो वो अपनी पावर्स को डेलीगेट कर सकता है बोर्ड। सेक्शन नंबर 9 बोलता है टर्म्स ऑफ ऑफिस एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ चेयरपर्सन एंड बोर्ड। अब ये वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, ये क्वेश्चन काफी मतलब कॉमन है, पहले पूछे जा चुके हैं काफी बार। द चेयरपर्सन, मैनेजिंग डायरेक्टर, डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड अदर डायरेक्टर ऑफ द बोर्ड अदर देन द डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉमिनेशन के थ्रू जो डायरेक्टर है बोलो उसको साइड करो, बाकी सारे के सारे होल्ड करेंगे ऑफिस फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 5 years। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनका टर्म 5 साल हो सकता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स है उनका टर्म की कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं है। बोला बाकी के डायरेक्टर्स जो है उनका टर्म 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकता, और 5 साल के बाद वो री अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है, री अपॉइंट भी कर लो, बट इन टोटल उनका टर्म 10 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। जी भाई, पहली बात तो इनका टर्म 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकता, 5 साल हो गया, अपॉइंटमेंट होगी, एक बार आप अपॉइंट करो, उसका टर्म 6 साल नहीं हो सकता, 5 साल हो सकता है, 5 साल या उससे कम हो सकता है। साथ में बोला जब 5 साल का टर्म पूरा हो जाएगा फिर ये रीअपॉइंटमेंट के लिए फिर से एलिजिबल है, आगे बोल सकते हैं हाँ जी फिर से अपॉइंट करो मेरे को, उस केस में बोला रीअपॉइंट भी हो सकते हैं, बट ओवरऑल टर्म कभी भी 10 साल से एक्सीड नहीं करेगा, एंड शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट सब्जेक्ट टू ओवरऑल टर्म नॉट एक्सीडिंग 10 years। 10 year से ऊपर का टर्म नहीं हो सकता। चलो, मैनेजिंग डायरेक्टर, डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर शैल नॉट होल्ड ऑफिस एज सच आफ्टर दे हैव अटेन्ड द एज ऑफ, इनके लिए एक एज की लिमिट बना दी गई कि मैनेजिंग डायरेक्टर की मैक्सिमम एज हो सकती है 65 years, डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर की एज हो सकती है 62 years। इसके बाद इनको अपना ऑफिस को वेकेट करना पड़ेगा। मैनेजिंग डायरेक्टर 65 years एंड डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर 62 years। चलो, अब डिस्क्वालिफिकेशन, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर फ्रॉम ऑफिस, अगर आपने कहीं ना कहीं कंपनी एक्ट पढ़ रखा है, कोई और लॉ को पढ़ रखा है, तो काफी जगह डिस्क्वालिफिकेशन की बात लिखी होती है, वो बात कहीं ना कहीं यहाँ पर भी सिमिलर ही है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में रिमूव, इस सेक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव करेगा, बोर्ड, यहाँ बोर्ड को रिमूव करने की पावर नहीं दी गई, बोला सेंट्रल गवर्नमेंट ही रिमूव करेगी। बड़े सारे और भी शेयर होल्डर्स वगैरह है जी, बोला अभी के लिए जो रिमूवल की ये इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर जो पावर दे रहे हैं हम डिस्क्वालिफिकेशन एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर के अंदर, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को है। आगे जाके बोर्ड को, शेयर होल्डर्स को उनके स्पेसिफिक डायरेक्टर के रिमूवल के लिए भी पावर दी गई। पहले हम इस सेक्शन को पढ़ते हैं। इसमें बोला कि द सेंट्रल गवर्नमेंट में रिमूव फ्रॉम द ऑफिस एनी डायरेक्टर हु स्पेसिफिक डिस्क्वालिफिकेशन अगर उसको अट्रैक्ट करती है, तो डिस्क्वालिफिकेशन उसके ऊपर अप्लाई कर रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रिमूव कर सकता है। क्या बोला, द सेंट्रल गवर्नमेंट में रिमूव फ्रॉम द ऑफिस एनी डायरेक्टर हु इज और एट एनी टाइम एडजर्ड एज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट हो गया जी बंदा, इंसॉल्वेंट हो गया, खुद के पैसे नहीं दे पा रहा, ये क्या हमारे बैंक को चलाएगा, हटाओ इसको। हैज बिकम फिजिकली और मेंटली इनकेपेबल, गवर्नमेंट कह रही हटाओ जी, काम नहीं कर पा रहे वाले, ठीक है। हैज बीन कॉन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, जिस सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि एक मॉरल टर्पिट्यूड का मतलब ऑफेंस है, बोला जी इसको हटाओ। हैज एक्वायर्ड सच फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट एज लाइकली टू अफेक्ट प्रीजुडिशियली हिज फंक्शन एज अ डायरेक्टर। भाई ये किसी ना किसी के फेवर में डिसीजन ले सकता है, इसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट इसको आ गया, इसको फाइनेंशियली कुछ ना कुछ गलत डिसीजन ले सकता है। हैज इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सो abused his position as to render his continuance in office detrimental to public interest। भाई अपनी पोजीशन का इसने गलत यूज करा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव कर सकती है। हैज फॉर एनी रीजन रिमूव्ड और डिसमिस फ्रॉम द सर्विसेज ऑफ, अगर ये कहीं और काम कर रहा है वहां पे इसको क्या कहते हैं, गवर्नमेंट में था इसको डिसमिस कर दिया गया, किसी बैंक में था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, इसको डिसमिस कर दिया गया, किसी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में था, उसको डिसमिस कर दिया गया। एनी अदर कॉर्पोरेशन ओन एंड कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, भाई गवर्नमेंट के पास है इंस्टीट्यूशन, उसमें इसको हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया, तो बोला गवर्नमेंट उसको इस इंस्टीट्यूशन से भी रिमूव कर देगी, ठीक है।
यहाँ पर जो पावर दी गई डिस्क्वालिफिकेशन की, डिस्क्वालिफिकेशन के बाद रिमूवल का काम सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है मैं किसी भी डायरेक्टर को, जिसने भी अपॉइंट करा हो जी, जिसने भी अपॉइंट, शेयर होल्डर ने अपॉइंट करा है, मेरे को लगता है जी ये क्या कहता है, इसने कोई ऑफेंस करा है, मॉरल टर्पिट्यूड इन्वॉल्व है, मेरे को लगता है कि इसका कुछ फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अपने दम पे उसको रिमूव कर देगी। ठीक है जी। नो सच डायरेक्टर शैल बी रिमूव्ड अनलेस ही हैज बीन गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। किसी को हटाना है तो उसकी बात तो सुननी पड़ेगी ना, तो रीजनेबल उसको अपॉर्चुनिटी देगी, हाँ जी तू अपना केस प्रेजेंट कर दे। Any director who is elected or nominated as a member of parliament, specific disqualification बोली, member of parliament बन गए हो, आपने क्या कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन जीत लिया या किसी स्पेसिफिक स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन जीत लिया, तो आप यहाँ से छोड़ दो, इस पद को छोड़ दो। एनी डायरेक्टर हु इज इलेक्टेड और नॉमिनेटेड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एनी ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर शैल सीज टू बी डायरेक्टर, आप तब डायरेक्टर नहीं बने रह सकते। साथ ही साथ द डिस्क्वालिफिकेशन और रिमूवल अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट टेक इफेक्ट। अब बोला ये रिमूवल की जो बात चल रही है, डिस्क्वालिफिकेशन की जो बात कर रही है, इसको थोड़ा रोक के रखो, हमने उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी है ना सुनने की, तो उसको कुछ टाइम भी देंगे। तो बोला आपको 30 डेज का टाइम देता है, फॉर 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एडजुडिकेशन सेंटेंस और ऑर्डर, आपको हटा दिया गया, आपको इंसॉल्वेंट एडजस्ट कर दिया गया, तो बोला 30 दिन का आपके पास टाइम है। वेयर एनी अपील और पिटिशन इज प्रेफर्ड, यहाँ पर बोला कि अगर आपने अपील डाल दी उसके बाद, पहले 30 दिन का टाइम आपको दिया गया, उसके बाद अगर आपने अपील डाल दी कि भाई मैं ठीक हूँ, ये सेंटेंस जो मेरे को दिया गया वो गलत है, ये ऑर्डर मेरे अगेंस्ट जो पास हुआ वो गलत है, वेयर एनी अपील और पिटिशन इज प्रेफर्ड विद इन द 30 डेज, 30 डेज का टाइम जनरली अपील फाइल करने का ही होता है, उस पीरियड के बीच में बोला कि आप अभी भी डायरेक्टर बने रहेंगे, 30 डेज का टाइम है। और अगर आपने 30 डेज के अंदर अपील डाल दी कि भाई आपके ऊपर जो ऑर्डर पास करा गया वो गलत है, तो उस केस के अंदर हम रुक के रखेंगे आपको, मतलब हटाएंगे नहीं। कब तक नहीं हटाएंगे? जब तक वो अपील डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती, जब तक वो अपील डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती, उसके भी आपको 7 डेज का टाइम दिया जाएगा। 7 डेज तक आप बैठे रह सकते हैं डिस्पोजल के बाद भी। देखते हैं, वेयर एनी अपील और पिटिशन इज प्रेफर्ड विद इन 30 डेज अगेंस्ट द एडजुडिकेशन सेंटेंस कॉन्विक्शन रिजल्टिंग इन द सेंटेंस और ऑर्डर अंटिल द एक्सपायरी ऑफ 7 डेज। 7 डेज का टाइम और दिया गया फ्रॉम द, कौन सी डेट से? फ्रॉम द डेट ऑन विच सच अपील और पिटिशन इज डिस्पोज्ड ऑफ। ठीक है जी, जो अपील पिटिशन डाली थी उसका मतलब रिजल्ट आ गया, उसके भी 7 डेज के बाद आपको हटाया जाएगा। ठीक है ना, तब तक डिस्क्वालिफिकेशन या रिमूवल नहीं होगा। चलो, अगर आपने 30 डेज में कोई अपील ही फाइल नहीं करी तो 30 डेज के बाद आपको हटा सकते हैं ना, 30 डेज के बाद फिर कहेंगे निकलो जी, 30 डेज का टाइम खत्म, ओके बाय बाय। चलो, रिमूवल ऑफ चेयरपर्सन की बात करेंगे। रिमूवल की पावर किसके पास है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट ही रिमूव कर सकता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टिंग विद द रिजर्व बैंक। जी, आपको ये भी पता होना चाहिए कि कंसल्टेशन है सिर्फ, ऐसा कुछ क्या कहते हैं, रिजर्व बैंक का डिसीजन है, सिर्फ कंसल्ट करा जा रहा है। बट क्या पता इस पार्ट से भी क्वेश्चन आ जाए कि किस ऑर्गेनाइजेशन से कंसल्ट किया जाता है। इसमें आपको अलग अलग ऑप्शन दे दें, तो आपको चूज क्या करना है? रिजर्व बैंक। Remove from the office the chairperson and appoint in his place another person to fill the vacancy। अब बोला रिमूवल के केस के अंदर चेयरपर्सन को रिमूव करा जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। जो अदर डायरेक्टर्स के रिस्पेक्ट में क्या बोला कि बोर्ड भी रिमूव कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा ना बैठी हुई है, बोर्ड कह रहा है जो डायरेक्टर मैंने अपॉइंट करे हैं वो तो मैं रिमूव कर सकता हूँ ना। द बोर्ड में आफ्टर कंसल्टिंग विद द ब्यूरो, समझ में आई बात? जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो कंसल्ट करे किसको? रिजर्व बैंक को। और बोर्ड किसको कंसल्ट कर रहा है? ब्यूरो को। अब इसमें बोला कि आप रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम द ऑफिस एनी डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द बोर्ड, जो बोर्ड ने अपॉइंट करा उसको वो रिमूव कर सकते हैं, एंड अपॉइंट इन हिज प्लेस अनदर पर्सन। वही बात करें शेयर होल्डर्स ने भी अपॉइंट करा था ना, तो बोल रहा जो शेयर होल्डर है वो भी रिमूव कर सकते हैं। द शेयर होल्डर्स अदर देन द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये देखो सेंट्रल गवर्नमेंट भी तो शेयर होल्डर है ना, तो बोला सेंट्रल गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग को साइड रखो, जो बाकी के शेयर होल्डर्स हैं मे बाय रेजोल्यूशन पास बाय मेजोरिटी, मतलब जितने वोट्स हैं वो एक ज्यादा होना चाहिए अगेंस्ट के ना, मतलब यस ज्यादा होना चाहिए, मेजोरिटी सिंपल मेजोरिटी वाला केस है। ऑफ द वोट्स ऑफ सच शेयर होल्डर होल्डिंग इन द एग्रीगेट shall not be less than one half of the share capital held by all such shareholders। remove any directors elected by the shareholders, जो shareholders ने elect करा है उसको हटा सकते हैं वो। ठीक है ना, नॉट लेस देन वन हाफ ऑफ द शेयर कैपिटल, जिन जो होल्ड करते हैं
वो रेजोल्यूशन पास करके उनको हटा सकते हैं एंड इलेक्ट इन हिज प्लेस एंड अनदर पर्सन टू फिल द वैकेंसी। ओके जी, ओके जी, ओके जी, ओके जी, ओके जी, ओके जी। वैकेंसी रेजिग्नेशन। अब जो डायरेक्टर है बोर्ड में जो काम कर रहा है, कह रहा है मैं छोड़ के भी तो जा सकता हूँ ना। क्या मैं बॉन्डेड लेबर थोड़ी, मैं बंधुआ मजदूर थोड़ी हूँ, मैं खुद भी तो छोड़ के जा सकता हूँ। मेरे को फॉरेन जाना है, फॉरेन ट्रिप लगानी है, मेरे को घूमना फिरना है। क्या बोल रहा है? वेकेशन रेजिग्नेशन ऑफ द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर। इफ अ डायरेक्टर बिकम्स सब्जेक्ट टू एनी ऑफ द डिसक्वालिफिकेशन, या तो उसको डिसक्वालीफाई कर दिया गया या वो रिमूव हो गया, तो उस केस में बोला, साथ ही साथ बोला कि अगर आप क्या कहते हैं एब्सेंट रहते हैं मीटिंग से, आपने कोई एप्लीकेशन नहीं दी कि भी मैं एब्सेंट रहूंगा, बट आप एब्सेंट रहते विदाउट लीव ऑफ द बोर्ड फॉर 3 और मोर कंसेक्यूटिव मीटिंग। जो मीटिंग हो रही है बोर्ड की उसमें आप आते नहीं, आप एंजॉय कर रहे हैं, आप आते नहीं, आप खामखा पोल होल्ड करके बैठे हुए हैं। बोल रहे 3 मीटिंग हुई कंसेक्यूटिव, आप आए नहीं, तो बोला जी आपकी सीट को वेकेट कर दिया जाएगा, खाली होगी आपकी सीट। हिज सीट शैल देयर अपॉन बिकम वेकेंट। अगर डिस्क्वालिफिकेशन हो गया, रिमूवल हो गया, या फिर उसने मीटिंग जो अटेंड नहीं करी लगातार 3 या उससे ज्यादा, तो बोला आपकी सीट खाली होगी, जब हम किसी और को बिठाएंगे। ये वेकेशन हो गया आपकी सीट का, ठीक है। रेजिग्नेशन की बात करें, एनी डायरेक्टर में रिजाइन इन हिज ऑफिस बाय गिविंग नोटिस। आप नोटिस देके रिजाइन कर सकते हैं। वही आपको देखो टाइम तो देना पड़ेगा 3 महीने का। अगर 3 महीने से पहले आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो सकता है तो आप पहले जा सकते हैं, अगर एक्सेप्ट नहीं होता तो आपको 3 महीने सर्व करने पड़ेंगे पूरे। चलो, एनी डायरेक्टर में रिजाइन हिज ऑफिस बाय गिविंग नोटिस देयरऑफ इन राइटिंग टू द बोर्ड। बोर्ड को बोल रहा है जी मैं रिजाइन करना चाहता हूँ, एंड ऑन सच रेजिग्नेशन बीइंग एक्सेप्टेड बाय द बोर्ड। बोर्ड ने कहा हाँ जी वैसे ही आप काम नहीं करते, रेजिग्नेशन दो और निकलो, तो आप तब चले जाओ। अगर बोर्ड ने कह दिया निकलो तो चले जाओ। अगर बोर्ड ने बोला जी अभी रुक जाओ, 3 महीने सर्व करने पड़ेंगे, तो आपको पूरे के पूरे 3 महीने सर्व करने पड़ेंगे। इफ सच रेजिग्नेशन इज नॉट एक्सेप्टेड सूनर, पहले एक्सेप्ट नहीं करा, बोला अभी 3 महीने काम करो, ऑन द एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द रिसिप्ट, जब नोटिस दिया गया उसके 3 महीने के बाद आप वो क्या कहते हैं अपने ऑफिस को वेकेट, आपका मान लीजिएगा कि वेकेट हो गया, आप जा सकते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा ना आपको ज्यादा टाइम के लिए बिठाए रखेंगे। चलो, मीटिंग्स ऑफ बोर्ड की बात करेंगे, तो जो डिसीजंस वगैरह लिए जाएंगे बोर्ड की मीटिंग में लिए जाएंगे, तो बोला जी मिनिमम मीटिंग्स का भी एक हमारा सेक्शन रहता है, तो बोला आपको कैलेंडर के हर क्वार्टर के अंदर एक मीटिंग करनी है, और बोला टोटल 4 मीटिंग होनी चाहिए। अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड शैल बी हेल्ड एटलीस्ट वंस इन एवरी कैलेंडर क्वार्टर, ठीक है ना, याद रखेंगे, एक मीटिंग होगी एटलीस्ट वन एवरी कैलेंडर क्वार्टर, आपका क्या कहते हैं मीटिंग होगी। जैन टू क्या कहते हैं मार्च हो गया, अप्रैल मई जून का ये क्वार्टर हो गया, एंड एटलीस्ट 4 सच मीटिंग शैल बी हेल्ड इन एवरी ईयर। ज्यादा मीटिंग भी हो सकती है, उनको काम ज्यादा करना है, बट अभी के लिए बोला मिनिमम 4 मीटिंग तो आप करेंगे। ऑल क्वेश्चंस व्हिच कम अप बिफोर एनी मीटिंग ऑफ द बोर्ड शैल बी डिसाइडेड बाय द मेजोरिटी ऑफ वोट। भाई जो सारे के सारा बोर्ड बैठा हुआ है, बोलेंगे भाई ये क्या कहते हैं मैटर आया, इसके अगेंस्ट क्या कहता है जो भी पास करना है, क्या कहते हैं डिसीजन वगैरह दिया जाए, तो जो भी मेजोरिटी में डायरेक्टर ने बोल दिया वो मान लिया जाएगा। अगर वोट क्या कहते हैं इक्वल हो गए, तो उस केस में जो चेयरपर्सन है उसके पास सेकंड वोट रहेगा, कास्टिंग वोट कहते हैं जिसको। all questions which come up before any meeting of the board shall be decided by majority of votes, ठीक है, of the director present and voting, and in the event of equality of vote, भाई सेम सेम वोट आ गए, यस वाले भी नो वाले भी दोनों सेम आ गए, द चेयरपर्सन, और अगर चेयरपर्सन एब्सेंट है, द पर्सन प्रिसाइडिंग द मीटिंग, जिसको बोला कि भाई तू प्रिसाइड कर ले, चेयरपर्सन कह रहा है जी मेरे को शादी अटेंड करनी है, तो मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो प्रिसाइड करेगा मीटिंग को, शैल हैव अ सेकंड और कास्टिंग वोट, जिससे सॉल्यूशन निकल जाएगा ना, आंसर पता चल जाएगा कि ये काम करना है नहीं करना, कास्टिंग वोट है इसके पास। ओके, सेक्शन नंबर 14 कहता है डिफेक्ट्स इन द अपॉइंटमेंट नॉट टू इनवैलिडेट एक्ट। अब बोला जी हमने क्या कहता है डायरेक्टर बोर्ड बोर्ड अपॉइंट करा, डायरेक्टर्स अपॉइंट करे, बोला अगर इनका अपॉइंटमेंट में कोई डिफेक्ट्स वगैरह है तो जो भी इन्होंने काम किया वो इनवैलिडेट नहीं होगा, ये हर एक एक्ट के अंदर लिखा होता है। नो एक्ट और प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोर्ड और एनी ऑफ द कमेटी शैल बी क्वेश्चनड on the ground merely on the existence of any vacancy in or defect in the constitution, द बोर्ड और कमेटी एज द केस में। बोला भी जो काम कर रहा है वो सारे के सारे ठीक रहेंगे, उस काम के अगेंस्ट कोई बात नहीं करी जा सकती। चलो, सेक्शन नंबर 15 के अंदर कुछ कमेटीज बनाई गई क्या कहते हैं इस इंस्टीट्यूशन के अंदर काम करने के लिए। तो कमेटीज हैं 4। एक कमेटी है नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमेटी, नाम ही समझ में आता है जी नॉमिनेशन का काम कर रही है, तो ये नॉमिनेट करेगी कुछ डायरेक्टर्स को
उनका रेम्यूनरेशन कहीं ना कहीं से डिसाइड करा जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, जी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी मोटे लेवल पे ध्यान रख रही है कि भाई अलग अलग रिस्क जो है, मार्केट का रिस्क है, ऑपरेशन का रिस्क है, उसके रिस्पेक्ट में काम करेगी। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान लेकर आएगी, भाई रिस्क मैनेज हो सके, जिस पर्पस के लिए बना है कि भाई हमें पैसा तो देना है, बट रिस्किंग फैक्टर को देखते हुए काम करा जा सके। ऐसा नहीं कि हाँ जी भी पैसा दिल खोल के बांटो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे हम क्या कहते हैं इंसॉल्वेंट भी हो जाए। तो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी रिस्क को मिटिगेट करने का काम करेगी, अलग अलग क्या कहते हैं अपने रेगुलेशन के थ्रू, अलग अलग अपनी डिसीजन के थ्रू। रेगुलेशन वर्ड ठीक नहीं है। चलो, साथ में थर्ड कमेटी आपकी ऑडिट कमेटी, जो ऑडिटर्स को रिकमेंड करने का काम करेगी ना, ऑडिटर सही काम कर रहे नहीं कर रहे, और उनके अपॉइंटमेंट के लिए भी रिकमेंडेशंस वगैरह देगी। साथ में एक और कमेटी है जो है एग्जीक्यूटिव कमेटी। एग्जीक्यूटिव कमेटी जनरल मैनेजमेंट का फंक्शन करेगी। बोला जी बोर्ड कह रही है हाँ हम हर बारी थोड़ा ना बैठेंगे, रोज के फंक्शन के लिए हम थोड़ा ना मीटिंग बुलाएंगे, तो ऐसा करते हैं हम अपनी कुछ पावर्स एग्जीक्यूटिव कमेटी को दे रहे हैं, जिसके अंदर ऑब्वियसली हमारे बोर्ड के कुछ लोग बैठ के एक्टिवली काम करेंगे। चलो जी, इन तीन कमेटी की बात करें, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी एंड ऑडिट कमेटी, बोला इसके अंदर कितने रहेंगे, कंसिस्ट करेंगे मिनिमम ऑफ 3 डायरेक्टर्स विद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स फॉर्मिंग अ मेजॉरिटी। बोला मिनिमम 3 डायरेक्टर रहेंगे, अगर 3 डायरेक्टर है तो उसमें से 2 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट कमिटीज है। बोला इसके अंदर जितने भी डायरेक्टर्स रहेंगे उसमें हमेशा मेजॉरिटी के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रहेंगे, ठीक है ना। चलो जी, बोर्ड शैल कॉन्स्टिट्यूट एन एग्जीक्यूटिव कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ सच नंबर ऑफ डायरेक्टर एज इट में कंसिडर नेसेसरी। एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए बोला जी कोई टेंशन नहीं, नॉर्मल वर्किंग के लिए बना है, इसके अंदर कुछ भी क्या कहते हैं रिस्ट्रिक्शन नहीं डालेगी, कौन सा डायरेक्टर कौन सा इंडिपेंडेंट वगैरह कोई बात नहीं बोली गई, नॉर्मल काम के लिए इनको बनाया गया। चलो, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी की बात करें तो बड़े सारे फंक्शन होते हैं इनके। आपके लिए मैं कुछ फंक्शन लेकर आ रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए कि ये कमेटी क्यों बनी है। फॉर्मुलेट करेगी द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग, ये क्राइटेरिया बता रही है कि भाई कौन क्वालिफाइड है, कौन इंडिपेंडेंट है डायरेक्टर, क्राइटेरिया बता रही है, ठीक है। वो क्राइटेरिया किसको रिकमेंड करेगी, बोर्ड को, क्योंकि बोर्ड को तो अपॉइंटमेंट करनी है। आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स हु आर क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर, वो इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करके बोर्ड को बता रहे हैं, हाँ जी बोर्ड आपका काम है अपॉइंटमेंट करना। नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी ने आइडेंटिफाई करा है कि ये कुछ लोग डायरेक्टर बनाए जा सकते हैं, आपको अगर अपॉइंट करना तो कर दो। give recommendations to the board for appointment of such individual, recommendation दी जा रही है। recommend to the board the salary and allowance, समझ में आता है जी, इसका नाम से समझ में आता है कि इसलिए बनाएगी, आगे फंक्शन से और क्लैरिटी मिल गई। आगे बढ़ते हैं जी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का फंक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट, फॉर्मुलेट द रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी ऑफ द इंस्टीट्यूशन विच शैल इंक्लूड द फ्रेमवर्क फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिस्क, जैसे कि ऑपरेशनल रिस्क आ गया, फाइनेंशियल रिस्क आ गया, सेक्टोरल रिस्क आ गया, सस्टेनेबिलिटी रिस्क आ गया, इंफॉर्मेशन साइबर सिक्योरिटी का रिस्क आ गया। बोला आपको काम करना है मेजर्स फॉर रिस्क मिटिगेशन, रिस्क कम करा जा सके, इंक्लूडिंग सिस्टम प्रोसेसेस फॉर इंटरनल कंट्रोल्स ऑफ आइडेंटिफाइड रिस्क। भाई लिखता है, इनको दिख रहा है कि साइबर सिक्योरिटी रिस्क है, तो जो भी फायरवॉल वगैरह जो भी आपको करना है वो सारा का सारा आप ध्यान रखेंगे ताकि रिस्क मिटिगेट करा जा सके। साथ ही साथ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान, अगर कुछ गलत हो भी जाता है तो आपके पास आपको बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान को डेवलप करना है ताकि काम में कोई रुकावट ना आए। चलो, ensure that appropriate methodology process system are in place to monitor and evaluate risk associated with the business of the institution। continuous monitoring होती है, continuous checking होती है कि भाई कोई भी रिस्क आइडेंटिफाई हुआ तो आपको पता चल जाए और उसके लिए काम करा जा सके फटाफट। चलो, ऑडिट कमेटी की अगर बात करेंगे तो ये रिकमेंडेशंस देगी बोर्ड को। जी ऑडिटर्स को अपॉइंट करा जाएगा बोर्ड के द्वारा, बोर्ड, और उसमें शेयर होल्डर्स का भी क्या कहता है आपका वो रहता है, शेयर होल्डर्स भी इसको क्या कहते हैं जनरल मीटिंग के अंदर ओके करेंगे। मतलब पहले रिकमेंडेशन दी जाएगी बोर्ड को, गिव रिकमेंडेशन टू द बोर्ड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर ऑफ द इंस्टीट्यूशन इन जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर। रिकमेंडेशन दे रहे हैं बोर्ड को जिसके अंदर अपॉइंटमेंट तो शेयर होल्डर्स ही कर रहे हैं, बट जो एक्चुअल के अंदर होता है, जो बोर्ड ले जाते हैं ना, शेयर होल्डर जनरली ओके कर देते हैं। अगर आप हिस्ट्री में देखोगे तो एक आधी बार ही हुआ है कि जो बोर्ड ने रिकमेंड करे ऑडिटर्स को वो शेयर होल्डर्स ने खारिज कर दियो, नकार दियो शेयर होल्डर्स की मीटिंग के अंदर। बट जनरली जो भी बोर्ड लेके जाती है क्या कहते हैं ऑडिटर्स को, उसको अपॉइंट कर दिया जा सकता है, कर दिया जाता है जनरली जो होता है। चलो एक्चुअल लाइफ के अंदर, चलो पढ़ते क्या लिखा, गिव रिकमेंडेशन टू द बोर्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर ऑफ द इंस्टीट्यूशन इन जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर।
बोर्ड को रिकमेंडेशन दी कि ये ऑडिटर को अपॉइंट करना है। बोर्ड ये वाली रिकमेंडेशन को लेके जनरल मीटिंग में गया शेयर होल्डर के पास, हाँ जी अपॉइंट करना है कि नहीं करना, बताओ जी बताओ। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि कौन अपॉइंट करेगा, तो अपॉइंट करने की पावर तो किसके पास है, शेयर होल्डर्स के पास, ठीक है ना। जनरल मीटिंग के अंदर शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे। गिव रिकमेंडेशन टू द बोर्ड फॉर अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन एंड रिमूवल ऑफ इंटरनल ऑडिटर। जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर होते हैं वो आपका शेयर होल्डर्स क्या कहते हैं, अपॉइंट करते हैं। जो इंटरनल ऑडिटर है उसके बारे में मतलब शेयर होल्डर्स नहीं मतलब डिसीजन लेते हैं, उसके अंदर जो डिसीजन लिया जाता है वो डिसीजन लेती है बोर्ड। गिव रिकमेंडेशन टू द बोर्ड फॉर अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन एंड रिमूवल ऑफ इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल है कोई क्या कहते हैं आपकी स्टैट्यूट की रिक्वायरमेंट नहीं है, इंटरनल ऑडिटर है, तो अपना क्या कहते हैं नॉर्मल फंक्शनिंग सही हो रही नहीं हो रही, इसके लिए इनको अपॉइंट करा जाता है, वो बोर्ड ही अपॉइंट कर देगी। रिव्यू एंड मॉनिटर द इंडिपेंडेंस एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिटर। ऑडिट कमेटी कह रही है भाई ऑडिटर ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, हम रिव्यू करेंगे। इवैल्यूएट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। रिकमेंड टू द बोर्ड अप्रूवल ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूशन विद रिलेटेड पार्टी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये ऑर्डर के रिकमेंडेशंस वगैरह तो देगी देगी, उनके फंक्शंस का ध्यान रखेगी, साथ ही साथ एक थोड़ा सा डिफरेंट फंक्शन जो कि है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो हो रही है उसके बारे में अप्रूवल्स देगी। वही ऑडिट कमेटी कह रही है हम ऑडिटर एक तरह के हैं, हम भी तो है ही है ना, तो जो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो रही है जिसमें रिस्क ज्यादा है, जिसमें घपला हो सकता है, तो बोला भी रिकमेंड करा जाएगा बोर्ड को फॉर अप्रूवल ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूशन विद रिलेटेड पार्टी। यहाँ पर रिकमेंड कर रहे हैं बोर्ड को, हाँ जी आपको अप्रूव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कि भाई ये वाली रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो रही है, हमारी क्या कहते हैं ये असेसमेंट है और आपको प्रपोजल दे दिया गया। प्रोवाइड दैट द ऑडिट कमेटी मे ग्रांट ओमनीबस अप्रूवल फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। बोला कि ऑडिट कमेटी एक ओमनीबस अप्रूवल भी दे सकती है। ये ओमनीबस अप्रूवल क्या होता है जी, हर एक ट्रांजेक्शन के रिस्पेक्ट में अप्रूवल देना कभी कभी कम्बरसम हो जाएगा ना, हर बार जब भी ट्रांजेक्शन हो रही है रिलेटेड पार्टी की, आगे जी बताओ करें ना करें, तो बोला जी एक आपको हम पूरे साल का क्या कहते हैं अप्रूवल दे रहे हैं, पूरे साल के अंदर आप ट्रांजेक्शन कर लो चलेगा जी, हम अप्रूवल दे रहे हैं। अब जब पूरे साल का क्या कहते हैं अप्रूवल दिया रहा है, एक पीरियड के लिए अप्रूवल दिया जा रहा है, तो बोला उसके अंदर आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा नाम ऑफ रिलेटेड पार्टी, कितने मतलब अमाउंट तक की ट्रांजेक्शन वगैरह हो सकती है, तो उसका भी एक प्रोसीजर है। क्या बोला, द ओमनीबस अप्रूवल शैल स्पेसिफाई द फॉलोइंग कंडीशन, द डिटेल्स रिगार्डिंग द नेम ऑफ रिलेटेड पार्टी। ओमनीबस अप्रूवल में लिखा होगा नेम ऑफ रिलेटेड पार्टी, नेचर, पीरियड एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द ट्रांजेक्शन दैट शैल बी एंटर्ड इनटू। ओमनीबस अप्रूवल में लिखा होगा द डिटेल्स रिगार्डिंग द इंडिकेटिव बेस प्राइस और करंट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अलॉन्ग विद द फॉर्मूला, कैसा आपका प्राइस वेरिएशन वगैरह होगा, एंड सच कंडीशंस एट ऑडिट कमेटी में डीम फिट। ऑडिट कमेटी को लगता है कि कुछ और कंडीशन लगाने हैं तो लगा दी जाएगी, ठीक है जी। अब बोला कि ओमनीबस जो अप्रूवल है वो एक साल से ज्यादा का नहीं हो सकता, ठीक है ना। चलो जी, चलो जी। एग्जीक्यूटिव कमेटी में डील विद एनी अदर मैटर विद इन द कॉम्पिटेंस ऑफ द बोर्ड। बाकी के सारे मैटर्स तो एग्जीक्यूटिव कमेटी कर सकती है। सेक्शन नंबर 16 कहता है डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय मेंबर ऑफ बोर्ड और द कमेटी। अब बोर्ड बैठ रहे भाई डिसीजन लेना हमें बैठना है, तो बोला आपको जब भी मीटिंग होने वाली है सबसे पहली बात अपने इंटरेस्ट को डिस्क्लोज करो कि आपका कहाँ कहाँ पे आप फाइनेंशियल आपका इंटरेस्ट वगैरह है। तो बोला जी हमारी पहली मीटिंग होगी एक साल की, तो तब आप क्या कहते हैं इंटरेस्ट डिस्क्लोज कर दो, या आपकी पहली मीटिंग है हमारे इंस्टीट्यूशन की थर्ड मीटिंग है बट आपकी पहली मीटिंग है क्योंकि आप फर्स्ट टाइम अपॉइंट हुए हो, तो तब आप डिस्क्लोज कर दो जो आपकी फर्स्ट मीटिंग होने वाली है। या फिर अगर आपने फर्स्ट मीटिंग में अपने इंटरेस्ट को डिस्क्लोज किया था हमारे इंस्टीट्यूशन की, बट बीच में आपके इंटरेस्ट वगैरह चेंज हो गया, तो जैसे ही चेंज आता है वैसे डिस्क्लोज कर दो। पढ़ते हैं every director shall at the first meeting of the board in which he participate, भाई इसकी पहली मीटिंग है एज अ डायरेक्टर एंड देयर आफ्टर, उसके बाद बोला कि देयर आफ्टर पहली मीटिंग जो आप अटेंड करो उसको तो डिस्क्लोज करना है, एंड देयर आफ्टर एट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड इन एवरी फाइनेंशियल ईयर, हर फाइनेंशियल ईयर की पहली मीटिंग पे, यहाँ पर कैलेंडर ईयर ने लिखा, हर फाइनेंशियल ईयर की पहली मीटिंग में जो आपकी अप्रैल मई जून की मीटिंग होगी, तो बोला उसके अंदर आपको डिस्क्लोज करना है। और साथ ही साथ क्या लिखा, वेन एवर देर इज अ चेंज, अगर बीच में फर्स्ट मीटिंग नहीं थर्ड मीटिंग और आपके इंटरेस्ट में कोई चेंज आ गया तो आपको डिस्क्लोज करना है कंसर्न और इंटरेस्ट इन एनी बॉडी कॉर्पोरेट विच शैल इंक्लूड शेयर होल्डिंग वगैरह सारी बातें आ जाएंगी, ठीक है ना, तो आपको सब कुछ इसमें डिस्क्लोज वगैरह करना है सारी बातें। चलो
नेक्स्ट चैप्टर आता है एक्टिविटीज ऑफ इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन क्या काम करेगा। सेक्शन नंबर 17 के अंदर ढेर सारी बातें लिख दी गई कि इंस्टीट्यूशन क्या करेगा, कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करेगा, जिसमें कुछ फंक्शंस आपको पढ़ने हैं, सिर्फ एक प्लेन रीडिंग है, इसके अंदर इतना डिटेल में नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट फंक्शन को मेंशन कर रखा है। कोऑर्डिनेट्स इट्स ऑपरेशन एंड द ऑपरेशन ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशन एंगेज इन द फील्ड ऑफ इंफ्रा फाइनेंस, ठीक है। सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ डीप एंड लिक्विड मार्केट्स ऑफ बॉन्ड, इनको बॉन्ड्स लोन डेरिवेटिव मार्केट बनानी है ना, तो बोला जी उसके डेवलपमेंट के लिए आप काम करेंगे, लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे। किसी को अपना इंफ्रा का लोन सेल ऑफ करना हो तो उसकी भी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए ना, वो अपने पैसे अपने लोन को बेच के पैसा निकाल सके। सर ये लोन को बेचा कैसे जा सकता है जी, अगर बैंक अगर कोई लोन देते हैं तो बैंक क्या करते हैं, उस लोन को किसी और बैंक को दे देते हैं, किसी और इंस्टीट्यूशन को दे देते हैं कि मेरे को पैसे की रिक्वायरमेंट है, इस पे ये रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, आप ये वाला लोन लेना चाहेंगे, तो कहेगा हाँ जी मेरे से पैसे ले लो और ये लोन दे दो, मेरे को भी तो पैसा देना ही था ना लोन के लिए, मैं भी ढूंढ रहा था कि कोई कस्टमर मिल जाए जिसको लोन लिया जा सके। तो ये लोन्स बिकते भी हैं, ठीक है। एक्सटेंड लोन्स एंड एडवांस, खुद भी लोन देगा आपका क्या कहते हैं इंस्टीट्यूशन। टेक ओवर और रीफाइनेंस एग्जिस्टिंग लोन, जो अभी लोन चल रहा है इंफ्रा के सेक्टर के, उसको खरीदा जा सकता है, एनएबीएफआईडी उसको टेक ओवर कर सकता है, ठीक है। स्ट्रक्चर प्रपोजल एंड नेगोशिएट एग्रीमेंट with the proponents of infrastructure projects and with the investors in the infrastructure projects located in India, partly in India, partly outside India, ठीक है ना। सेक्शन नंबर 17 के अंदर आपके अलग अलग फंक्शंस दे रखे थे। अब सेक्शन नंबर 18 कहता है कि हम कुछ प्रोहिबिट कर रहे हैं कि ये काम तो नहीं करा जा सकेगा, ये काम नहीं कर सकते आप। वो प्रोहिबिशन के पीछे कोई ना कोई लॉजिक तो होगा ना, पढ़ते जी क्या बात लिखी, द इंस्टीट्यूशन शैल नॉट मेक एनी लोन और एडवांस, आप कोई लोन और एडवांस नहीं देंगे ऑन द सिक्योरिटी ऑफ इट्स ओन बॉन्ड और डिवेंचर। अगर इंस्टीट्यूशन ने कुछ बॉन्ड और डिवेंचर इशू कर रखे हैं, उसी बॉन्ड के ऊपर आप लोन नहीं दे सकते। एनएबीएफआईडी ने बॉन्ड्स और क्या कहते हैं डिवेंचर्स को इशू करा, फॉर एग्जांपल देखते हैं भाई, एनएबीएफआईडी ने बॉन्ड निकाला और उस बॉन्ड के थ्रू पैसे को ले लिया, ठीक है ना, पैसे को ले लिया, वो बॉन्ड मार्केट में फ्लोट कर दिया। अब इनसे कोई लोन मांगने के लिए आता है, कहता है ये वाले बॉन्ड जो आपके ही हैं, ये बॉन्ड के रख के आप क्या कहते हैं लोन दे दो। तो यहाँ पर बात गलत होगी ना, इन केस अगर एनएबीएफआईडी को इसको क्या कहते हैं एनफोर्स कराना है, इस लोन को पैसे नहीं दे रहा, तो क्या वो अपने ऊपर केस करेगा, क्योंकि खुद के तो उसके बॉन्ड अपने बॉन्ड को लिक्विडेट कराएगा, उसको केस करके कह रहा है जी सिक्योरिटी का आपको लिक्विडेट करेंगे, तो कह रहा है यार ये तो सिक्योरिटी मेरी की खुद की है, मैं अपनी खुद की सिक्योरिटी को बेच के लोन निकलवा रहा हूँ, तो इसलिए अपनी सिक्योरिटी के ऊपर कभी भी लोन नहीं देते। द इंस्टीट्यूशन शैल नॉट मेक एनी लोन और एडवांस ऑन द सिक्योरिटी ऑफ इट्स ओन बॉन्ड और डिवेंचर। समझ में आना चाहिए, ये हमने लोन तो दिया, एडवांस तो दिया, बट अगर इसने पेमेंट नहीं करी तो जो सिक्योरिटी को एनफोर्स कराना है वो तो हमारी खुद की है, तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। द इंस्टीट्यूशन शैल नॉट मेक लोन्स और एडवांस टू एनी पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन ऑफ विच एनी ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज अ प्रोवाइडर। जो डायरेक्टर है वो इस इंस्टीट्यूशन का जिसको लोन दिया जा रहा है, शैल नॉट मेक, उसको पैसा नहीं देंगे, ठीक है। अगर जो डायरेक्टर है वो उस इंस्टीट्यूशन का प्रोप्राइटर है, पार्टनर है, डायरेक्टर है, एम्प्लॉय है, गारंटर है, अगर वो इस कैटेगरी में आता है, प्रोप्राइटर मतलब खुद ही ओनर है, पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म है उसका, वो अंदर एक पार्टनर है, उस कंपनी के अंदर डायरेक्टर है, एम्प्लॉय है, या उसने गारंटी दे रखी है, तो उसमें कहीं ना कहीं उसका इंटरेस्ट है, तो बोला उसको लोन नहीं दिया जाएगा। स्पेसिफिकली बोला और इन विच वन और मोर डायरेक्टर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन होल्ड सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, या फिर एक या उससे ज्यादा डायरेक्टर मिलके सब्सटैंशियल इंटरेस्ट को होल्ड करते हैं। अगर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट की बात करें तो बोला इसमें लिमिट दी जा रही है। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट हम बता रहे हैं, अगर आपने 50 लाख इन्वेस्ट कर रखा है और 2% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ द बोरोवर विच एवर इज लेसर। सर ये विच एवर इज लेसर, विच एवर इज हायर का क्या रेलेवेंस है जी, देखो यहाँ पर इनका मतलब क्या है, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है मतलब कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, तो बोला हम लिमिट बना रहे हैं, अगर आपने 50 लाख इन्वेस्ट कर रखा है तो मतलब ये हमेशा सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, साथ में क्या लिखा और 2%, 2% स्ट्रिक्ट करेगा ना, 2% ऑफ द क्या कहते हैं पेड अप कैपिटल। अगर पेड अप कैपिटल की बात करें, पेड अप कैपिटल है आपकी 10 करोड़, 10 करोड़ का 2% कितना होगा 20 लाख, तो कह रहे इन दोनों में से जोन सा लेसर है उसको सब्सटैंशियल इंटरेस्ट मान लिया जाएगा। अगर आप 20 लाख भी होल्ड करते हैं
तो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट मान लिया जाएगा। अगर वहीं 1 करोड़ की क्या कहते हैं पेड अप कैपिटल होती और आपके पास सिर्फ 2 लाख रुपए के शेयर होते तो उसको भी सब्सटैंशियल इंटरेस्ट मान लिया जाता। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर बात करें 100 करोड़ की कैपिटल होती तो इसमें अगर आप 2 करोड़ की शेयर होल्डिंग है आपके पास तो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है ही है। बट अगर आपके पास 50 लाख की भी होल्डिंग है तो भी उसको सब्सटैंशियल इंटरेस्ट मान लीजिएगा, क्योंकि इन दोनों की लेसर लिमिट को देखना है। 50 लाख से अगर आपका ऊपर आपने पैसा लगा रखा है 50 लाख या उससे ज्यादा तो आपके पास सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है ही है, तब आप इंटरेस्टेड है ही है। ओके जी, 19 नंबर में आता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन प्रोहिबिटेड नहीं है, बट आपको कंसेंट लेना है बोर्ड का, जिसके अंदर अप्रूवल्स देने की पावर होती है। यह ऑडिट कमेटी अप्रूव कर सकती है, हाँ जी हो सकता है। जो कंसेंट है वो बोर्ड का लेंगे, बोर्ड कहेगा जी ऑडिट कमेटी ने ओमनिबस अप्रूवल वगैरह दे रखा है, कोई टेंशन वाली बात है, हम क्या कहते हैं इस रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को करवाते हैं। Except with the consent of board and subject to the conditions as may be prescribed, the institution shall not enter into any contract. कंसेंट किसका चाहिए? बोर्ड का चाहिए, बोर्ड का चाहिए, जिसके अंदर ऑडिट कमेटी ओमनीबस अप्रूवल्स के थ्रू वगैरह कुछ कुछ ट्रांजेक्शन को पहले अप्रूव कर सकते हैं, बट फिर भी बोर्ड का कंसेंट तो चाहिए ही चाहिए। जब ट्रांजेक्शन हो रही है तो उसमें बोर्ड का कंसेंट चाहिए। बोर्ड मना कर दे तो ट्रांजेक्शन नहीं हो सकती। जी बोर्ड को लग रहा है गलत है, नहीं कर रहे हम ट्रांजेक्शन। ओके, परफॉर्मेंस रिव्यू ऑफ इंस्टीट्यूशन। एनएबीएफआईडी का परफॉर्मेंस रिव्यू हो रहा है, ये कौन कराएगी? ये इंस्टीट्यूशन बनाया किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। परफॉर्मेंस रिव्यू का काम भी कौन करेगी? भाई ये वाला इंस्टीट्यूशन एनएबीएफआईडी, जिसको हमने बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर की फाइनेंसिंग की और डेवलपमेंट की नीड्स को पूरा करने के लिए, ये सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट करे, हम अपॉइंट करेंगे एक एक्सटर्नल एजेंसी को, जो क्या कहता है इसका परफॉर्मेंस सही है कि नहीं है उसके ऊपर रिपोर्ट देगी। द परफॉर्मेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन शैल बी वंस इन एवरी 5 ईयर। ठीक है ना, हर साल नहीं करवा सकते, तो बोला वंस इन एवरी 5 ईयर करेंगे कि भाई परफॉर्मेंस सही है कि नहीं है इस इंस्टीट्यूशन की। ऑडिट की बात नहीं चल रही, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हर साल होगा, यहाँ पे बोल रहा है परफॉर्मेंस रिव्यू कर रहा है इंस्टीट्यूशन की, कि जिस इंस्टीट्यूशन को हमने जिस पर्पस के लिए बनाया उस पर्पस के लिए वो काम करे कि नहीं कर रहे। तो बोला इसके अंदर एक्सटर्नल एजेंसी को अपॉइंट करेगी। कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। द एक्सटर्नल एजेंसी शैल सबमिट अ रिपोर्ट। किसको रिपोर्ट देनी है? बोर्ड को। और बोर्ड फिर ये रिपोर्ट देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, बता के भाई क्या एक्शंस लिए हैं, इस कमेटी में क्या क्या बातें गलत लिखी है, कमेटी कह रही है आपने यहाँ पे क्या कहते हैं खामियां करी, तो उसका आंसर देते हुए कि नहीं जी हमने तो अपना सही काम करा, ये रीजन से वगैरह जो भी बातें थी, जो भी एक्सक्यूज वगैरह लिखना है वो लिख के, या फिर जो एक्शंस लिए कि हम इस पे काम करेंगे, ये चल रहा पाइपलाइन में, उस पे जो एक्शंस लिए फिर आपको वो रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी है विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट। जैसे रिपोर्ट मिलगी उसके 3 महीने का टाइम आपको दिया जाएगा कि जो भी आपने एक्शंस वगैरह लिए उसको लिखे और सेंट्रल गवर्नमेंट को वो रिपोर्ट दे दे। ठीक है ना, 5 साल में एक बार एक्सटर्नल एजेंसी के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट परफॉर्मेंस रिव्यू कराएगा और उस रिपोर्ट को बोर्ड को दिया जाएगा। बोर्ड 3 महीने के अंदर सारे उसके क्या कहते हैं जो भी रिपोर्ट में फाइंडिंग्स होंगी उसके ऊपर आंसर देगी, एक्शंस बताएंगे क्या लिया, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है ना, चलो चार्टर नंबर 5 के अंदर बोला गवर्नमेंट की ग्रांट गारंटीज एंड कंसेशन। अगर बात करें तो जी गवर्नमेंट के एक तरह का क्या कहते हैं डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे बेनिफिट्स तो देगा ना, ग्रांट देगा, गारंटीज वगैरह देने का काम करेगा। तो कुछ स्पेसिफिक बातों में क्या बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट में सपोर्ट द इंस्टीट्यूशन थ्रू ग्रांट्स और कंट्रीब्यूशन एज एंड व्हेन नेसेसरी। जब जरूरत पड़ेगी तो गवर्नमेंट पैसे दे देगा। कंसेशन, कंसेशनल रेट ऑफ गवर्नमेंट गारंटी। गवर्नमेंट कह रही है, एनएबीएफआईडी कह रहा है बैंक को और गवर्नमेंट को, जी हमें थोड़ा बहुत पैसा वैसा मार्केट से उठाना है, फॉरेन कंट्री से उठा रहे हैं हम, जरा गारंटी दे दो कि आपकी गारंटी मांग रहे हैं, कोई सॉलिड बंदे की गारंटी मांग रहे हैं, तो गवर्नमेंट ही गारंटी दे देंगे तो बात खत्म हो जाएगी, मजा आ जाएगा। गवर्नमेंट तो फेल नहीं होती जनरली। द गवर्नमेंट शैल प्रेस्क्राइब अ कंसेशनल रेट ऑफ फीस। पैसे तो लेगी गवर्नमेंट, कह रही गारंटी देने के पैसे लेंगे बट बहुत कम, नॉट एक्सीडिंग 0.1% एट विच गवर्नमेंट गारंटी में बी एक्सटेंडेड टू द इंस्टीट्यूशन। जी बोल रहे हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है जहां से पैसे लिए जा रहे हैं, उस इंस्टीट्यूशन को सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है हाँ जी एनएबीएफआईडी को पैसा दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ट्रांजेक्शन जो भी उसको कंप्लीट करो, हम गारंटी देते हैं। और एनएबीएफआईडी को बोला देखो आपके बिहाफ पे मैंने गारंटी दी, कुछ फीस मेरे को भी दे दो। 0.1% से ज्यादा फीस चार्ज नहीं करी जा सकती। ठीक है ना, चलो हेजिंग कॉस्ट की बात करें। हेजिंग का मतलब क्या है? जनरली इस लोन के मार्केट के अंदर
अगर आप फॉरेन करेंसी में लोन को ले रहे हो तो वो फॉरेन करेंसी के अंदर फ्लक्चुएशन को कम करने के लिए, फॉरेन करेंसी की जो फ्लक्चुएशन है उसको मिटिगेट करने के लिए हेज कर दिया जाता है। हेज का मतलब क्या है? अगर लोन लिए फॉर एग्जाम्पल $1 बिलियन, $1 बिलियन, $1 बिलियन का लोन ले लिया, ठीक है ना, $1 बिलियन। अब इसको वापस करना है, गवर्नमेंट एनएबीएफआईडी को वापस करना है। अब एनएबीएफआईडी, अच्छा इसको इंडिया की करेंसी में कन्वर्ट करें तो कुछ आ जाएगा ना 8,500 करोड़ के आसपास, कुछ भी आ जाएगा 8,500 करोड़। अब एनएबीएफआईडी को 8,500 करोड़ वापस नहीं करना है, जब लोन वापस ही करना है उसको $1 बिलियन वापस करना है। आगे जाके क्या पता डॉलर का रेट 95 हो जाए तो 9,500 करोड़ रुपए इंडियन रुपी में देने पड़ेंगे, तब जाके $1 बिलियन मिलेंगे। तो क्या कहते हैं, गवर्नमेंट कहते हैं इस एक्ट के थ्रू आप हेजिंग करो, आप पहले से ही डॉलर को खरीद के चल लो ना, हेजिंग करके चल लो, ताकि मतलब इतना ज्यादा आपको लॉस वगैरह ना हो जाए। तो बोला हेजिंग की जो भी आप कॉस्ट इंकर करोगे, आप बैंक से जो भी अग्रीमेंट्स वगैरह करोगे कि फॉरेन डेट पे मैं आपसे इतने डॉलर्स परचेज करूंगा, उसका अग्रीमेंट अभी कर लो। जितना कमीशन आपने उस अग्रीमेंट करने के लिए दिया है वो कमीशन को हम आपको लौटा देंगे, हम बियर करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट करिए, आप हेजिंग की कॉस्ट को इंकर करो, हम उसको बियर करेंगे, ठीक है ना। क्या लिखा? हेजिंग कॉस्ट इन कनेक्शन विद एनी बोरोइंग ऑफ फॉरेन करेंसी, समझ में आता है, फॉरेन करेंसी के लिए हेजिंग होगी बाय द इंस्टीट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ ग्रांटिंग लोन और एडवांसेस और इट्स रीपेमेंट। आप लोन दे रहे हो या ले रहे हो, रीपेमेंट कर रहे हो, उसके दोनों के बारे में बात कर रहा है। टू insulate the institution from any fluctuation in the rates of exchange may be reimbursed by the सेंट्रल गवर्नमेंट इन पार्ट और फुल। सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहा है हम उसको रीइंबर्स करेंगे थोड़ा सा या पूरा, डिसाइड कर लेंगे उसके अंदर, हम बियर करेंगे, टेंशन मत लो, आप हेजिंग की कॉस्ट को इंकर करो। चलो चैप्टर नंबर 6 के अंदर आता है अकाउंट्स, ऑडिट एंड रिपोर्ट। अब ये काम कर रहा है भाई, इसको भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट कराना पड़ेगा। तो बोला भी वो ऑडिट कराने का तरीका क्या होगा, अकाउंट्स बनाने का तरीका क्या होगा, उसके बारे में स्पेसिफिक बातें क्या बोली। डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट्स अक्रूइंग टू द इंस्टीट्यूशन। अब जी लोन देने का काम कर रहे हैं, इंटरेस्ट तो चार्ज करेंगे कुछ ना कुछ, चाहे कंसेशनल रेट हो, कुछ ना कुछ इनकम होगी। तो बोला सबसे पहले जो आपकी इनकम हो रही है उसको डिस्पोज ऑफ करने का तरीका क्या बताया, जिसने भी आप में इन्वेस्टमेंट करी, क्या आप उसको डिविडेंड दे सकते हो? तो आंसर है डिविडेंड आप दे सकते हो, बट इन्होंने बोला सबसे पहले आपको कुछ पैसे को सेट असाइड करना, जो भी आपके प्रॉफिट्स हुए हैं उसको आपको रिजर्व फंड में डालना है। द इंस्टीट्यूशन शैल एस्टैब्लिश अ रिजर्व फंड। उस रिजर्व फंड के अंदर आपको कितना पैसा डालना है? तो बोला टू विच मे बी ट्रांसफर्ड सच सम एज द बोर्ड में डीम फिट आउट ऑफ द एनुअल प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसमें से बोर्ड कुछ पैसे को ट्रांसफर करेगी उस फंड के अंदर, रिजर्व फंड के अंदर। और स्पेसिफिकली कंपल्शन डाल दी गई, द सम टू बी ट्रांसफर्ड अंडर दिस सेक्शन, जो रिजर्व बैंक रिजर्व फंड में पैसा डालना है वो किसी भी हाल में शैल नॉट बी लेस देन 20% ऑफ द एनुअल प्रॉफिट। 20% ऑफ द एनुअल प्रॉफिट आपको रिजर्व फंड में डालनी ही है। उसके बाद जो भी आपका प्रॉफिट वगैरह बचता है आप उसको शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डिविडेंड्स को प्रपोज कर सकते हैं। आपको सारे के सारे जो भी बैड और डाउटफुल डेट्स का क्राइटेरिया, प्रोविजनिंग का है, डेप्रिसिएशन, मतलब सारे एक्सपेंसेस जो भी एक बैंकर को लिखने होते हैं, उन क्या कहते हैं एक्सपेंसेस को लिखने के बाद आप क्या कहते हैं प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डिविडेंड्स को प्रपोज कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके जी। प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट की बात बोली कि भाई आपको अपनी बुक्स को क्लोज करना है और बैलेंस शीट वगैरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना है किस डेट के ऊपर? 31st डे ऑफ मार्च ईच ईयर, ठीक है। ओके, ऑडिट की बात करेंगे। चलो, द अकाउंट ऑफ इंस्टीट्यूशन शैल बी ऑडिटेड बाय द ऑडिटर ड्यूली क्वालिफाइड टू एक्ट एज ऑडिटर। किस सेक्शन के अंदर बोला? भाई सेक्शन 141 कंपनी एक्ट में बोला हुआ है, क्वालिफिकेशन दे रखी है, वही वाले ऑर्डर को आप यहाँ पे अपॉइंट कर दो, ठीक है ना। क्वालिफिकेशन वहां से चेक कर लेना। हु शैल बी अपॉइंटेड बाय द इंस्टीट्यूशन इन जनरल मीटिंग बाय द शेयर होल्डर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करेंगे, शेयर होल्डर्स को अपॉइंट, मतलब कौन अपॉइंट करा ऑडिटर को? शेयर होल्डर्स। आउट ऑफ द पैनल ऑफ ऑडिटर अप्रूव्ड बाय द रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक ने अप्रूव करेगी पैनल को। यहाँ पर ऑडिट कमेटी भी आ गई, रिजर्व बैंक ने पैनल दिया, बात और बढ़ गई, रिजर्व बैंक का पैनल आया, ऑडिट कमेटी ने बोर्ड को रिकमेंड किया, बोर्ड लेके चली गई किसके पास? शेयर होल्डर्स के पास। बट आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर है या इंटरनल ऑडिटर है। अगर स्टैट्यूटरी ऑडिटर है तो कौन अपॉइंट करेगा? शेयर होल्डर्स। अगर इंटरनल ऑडिटर है तो कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड, ठीक है ना।
ओके जी, ओके जी, ओके जी। द इंस्टीट्यूशन शैल फर्निश टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विदिन 4 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ व्हिच सच अकाउंट्स आर क्लोज्ड। आपके अकाउंट्स क्लोज हो गए 31 मार्च को। द इंस्टीट्यूशन शैल फर्निश टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रिजर्व बैंक विद इन 4 मंथ, विद इन 4 महीने आपको क्या कहते हैं रिपोर्ट वगैरह सबमिट करनी है सेंट्रल गवर्नमेंट को, रिजर्व बैंक को। फ्रॉम द डेट ऑन विच इट्स अकाउंट्स आर क्लोज एंड बैलेंस, a copy of its balance sheets and accounts together with a copy of auditor report। 31 मार्च को क्लोज हो गया और 4 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट दे दो, बैलेंस शीट दे दो, ऑडिटर की रिपोर्ट दे दो, a working of the institution, a report of the working of the institution during the year, जो आपने काम किया पूरे साल में उसकी रिपोर्ट दे दो सेंट्रल गवर्नमेंट को। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, पार्लियामेंट में इसको प्रेजेंट कर देगी, ठीक है ना, एज द केस में भी। एंड सेम में बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दिखा दिया जाएगा जी हमने इंस्टीट्यूशन बनाया, ये उसकी फाइनेंशियल है, ये उसकी ऑडिटर रिपोर्ट है, ये उसकी वर्किंग की रिपोर्ट है, ये सारे के सारे हम आपको दिखा रहे हैं, देखो अच्छा काम कर रहे हैं। चलो, रिटर्न्स एंड रिपोर्ट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर कोई रिपोर्ट्स या रिटर्न्स चाहिए तो वो उसके लिए क्या कहते हैं रेगुलेशंस में बातें लिख सकते हैं। एनएबीएफआईडी को वो रेगुलेशंस, वो रिपोर्ट्स करनी पड़ेंगी, देनी पड़ेंगी, भरनी पड़ेंगी। चलो, चैप्टर नंबर 7 आता है जिसमें मिसलेनियस बातें लिखी हुई, बड़ी सारी बातें लिखी हुई हैं जिसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट सेक्शन हम पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने मेजोरिटी ऑफ सेक्शन पढ़े, बट मिसलेनियस के अंदर हम कुछ सेक्शन को स्किप करने वाले हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो, सेक्शन नंबर 29 में बोलता है सेटिंग अप ऑफ अदर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर पावर दी गई एनएबीएफआईडी को कि आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर कंसल्टेशन के साथ जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अदर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी लाइसेंस दे सकती है। एनी पर्सन हु इंटेंड टू सेट अप डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनी पर्सन के अंदर एनएबीएफआईडी भी आ गया और अदर पर्सन भी आ गए। इन एडिशन टू द इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश अंडर दिस एक्ट, इसके अंदर वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लाइसेंस के लिए अप्लाई करेगा। द रिजर्व बैंक में इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट द लाइसेंस। एनएबीएफआईडी भी अप्रोच कर सकता है रिजर्व बैंक को कि भाई हाँ जी मेरे को एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाना है, मैंने आइडेंटिफाई करा इस सेक्टर के अंदर हम ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, तो रिजर्व बैंक के पास जाएगा, फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसल्ट करेगा और आपको एक लाइसेंस ग्रांट किया जा सकता है। चलो, सेक्शन नंबर 30 जिसमें आपका रिक्रूटमेंट हो रहा है, बोला भाई आप अपॉइंट कर सकते हो ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज को जो भी नेसेसरी आपके फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। चलो, सेक्शन नंबर 31 पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस इंस्टीट्यूशन को बनाया तो उसके पास तो सुप्रीम पावर होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट दे बाय नोटिफिकेशन और मेक रूल टू कैरी आउट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, रूल्स बना के करिए, मानना पड़ेगा जी, रूल्स बना रही उसको फॉलो करो। इंस्टीट्यूशन दैट में होल्ड शेयर ऑफ द इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है मैं बता रही हूँ बड़ी सारी पावर है मेरी, उसमें से एक है कि कुछ मैं बता रही हूँ, आइडेंटिफाई कर रही हूँ कौन सा इंस्टीट्यूशन इस वाले एनएबीएफआईडी के शेयर्स को होल्ड कर सकता है, कितनी लिमिट में होल्ड कर सकता है। मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर बता दिया भाई, शेयर होल्डर्स को क्या कहते हैं डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर दी तो गई है, बट उसका किस तरीके से इलेक्शन होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है मैं रूल्स बता दूंगा। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ इंडक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर टू द बोर्ड, जो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आएंगे उनके टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगे। द फीस रीइंबर्समेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड द टर्म ऑफ ऑफिस एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन सर्विस ऑफ चेयरपर्सन, मैनेजिंग डायरेक्टर, डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर, एनी अदर मैटर जिसके रिस्पेक्ट में गवर्नमेंट को रेगुलेशन लानी है, रूल्स लाने हैं, वो ला सकते हैं नोटिफिकेशन के फॉर्म में। फिर बोला भाई बोर्ड की भी पावर है, द बोर्ड में विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, आपकी भी पावर है, आप भी रूल्स ला सकते हो, बट आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले अप्रूव कराने पड़ेंगे इन कंसल्टेशन विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अप्रूव करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, कंसल्ट करेगी रिजर्व बैंक से, बाय नोटिफिकेशन मेक रेगुलेशन नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट में मानते हुए आप रेगुलेशंस ला सकते हो, इस एक्ट के अंदर रहते हुए आप रेगुलेशंस ला सकते हो, जहां पे आपको पावर दी गई वहां पे आप रेगुलेशंस बना सकते हो, जिसके अंदर अप्रूवल लगेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, डायरेक्टली नहीं कर सकते। ऊपर वाले सेक्शन के अंदर सेक्शन नंबर 31 के अंदर जो गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली रूल्स बना रही है नोटिफिकेशन लगा के, हाँ जी मेरी बात माननी पड़ेगी। बोर्ड को बोला आप भी रेगुलेशन बना सकते हो, बट अपनी रेगुलेशन को लेकर चले जाओ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, वो अगर अप्रूव करेगी, आरबीआई को बिठा के बात करके बातचीत करके हाँ जी अप्रूव कर दे, तो ही क्या कहते हैं वो रेगुलेशन बनेगी। चलो, रूल्स एंड रेगुलेशन टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट। अब कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन बन रहे, एक तरह का लॉ है ना, आपका एक्ट तो पास हुआ था क्या कहते हैं पार्लियामेंट से, बोलो जो ये रूल्स एंड रेगुलेशन में बना रहे हो तो उसको भी आप क्या कहते हैं हमारे हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो भी है उसके अंदर आके उसको प्रेजेंट करा जाए।
30 डेज के लिए ये क्या कहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन प्रेजेंट करे जाएंगे। अगर किसी को दिक्कत होती है हमारे पार्लियामेंट में, अगर जो मेजोरिटी के अंदर कहते हैं कि भाई इसको चेंज करो, तो अगर जिस दिन चेंज हो गया तो वो चेंज्ड फॉर्म में ही अप्लाई करेगा। ठीक है ना, चेंज कर दिया हमारे पार्लियामेंट ने कि भाई ये रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े से गलत है, ठीक नहीं लग रहा, इसको हम चेंज करना चाहते हैं, चेंज कर दिया तो उस दिन से जो चेंज्ड फॉर्म है वो अप्लाई करेगा। ठीक है। सेक्शन नंबर 36, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय द इंस्टीट्यूशन टू प्रिवेल। अब हमारे इंस्टीट्यूशन ने डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर दिया। अलग अलग एक्ट बोलते हैं कि भाई डायरेक्टर की डिस्क्वालिफिकेशन, डायरेक्टर्स के ऊपर काफी ज्यादा रूल्स रेगुलेशन लगा देते हैं ना। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी एक्ट की बात करें तो वहां पर आपकी लिमिट हो जाती है, एज लिमिट होगी, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर की बात होगी, इसके अंदर क्वालिफिकेशन की एज होगी, अलग अलग क्वालिफिकेशन की बात कर ली। फिर क्या कहते हैं सीलिंग होती है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप क्या हो सकता है। बोला सब भूल जाओ जी, हमारा एक्ट है, हमारी मर्जी, कोई हम वो अलग डायरेक्टर की जो भी क्वालिफिकेशन, सीलिंग लिमिट वगैरह कुछ नहीं मान रहे। वेयर एनी अरेंजमेंट एंटर्ड इनटू बाय इंस्टीट्यूशन विद अ बोरोइंग एंटिटी, जिसको भी पैसा दे रहे हैं भाई हमने क्या कहते हैं अग्रीमेंट करा, और उस अग्रीमेंट के अंदर यहाँ पर हमने डायरेक्टर को बिठा दिया। एनएबीएफआईडी ने किसको लोन दिया और उस एंटिटी को बोला आपकी एंटिटी को मैं इतना भारी लोन दे रही हूँ, मैं एक डायरेक्टर बिठाऊंगी, और बोला उस एंटिटी में वो डायरेक्टर को बिठा दिया गया। तो बोला जो भी डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है उसको किसी भी और एक्ट के थ्रू हटाया नहीं जा सकता। बोला और किसी एक्ट में कोई भी बात लिखी हो कि भाई क्वालिफिकेशन इतनी चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स का लिमिट है, कह रहा सब भूल जाओ जी, हमने अपॉइंट करा। वेयर एनी अरेंजमेंट एंटर्ड इनटू बाय द इंस्टीट्यूशन विद द बोरोइंग एंटिटी, एक बोरोइंग एंटिटी से हमने क्या कहते हैं अग्रीमेंट करा, अरेंजमेंट करा, while granting loans and advance provide for the appointment or nomination by the institution, वन और मोर जो भी है हमने अपॉइंट कर लिया डायरेक्टर को उस इंस्टीट्यूशन में, मेड इन परसुएंस देयर ऑफ शैल बी वैलिड एंड इफेक्टिव, वो वैलिड है इफेक्टिव है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी कंटेंट इन कंपनी एक्ट। बोला कंपनी एक्ट को बाहर में रखो, उसमें जो भी बात लिखी उसको छोड़ो, हमने अपॉइंट कर दिया तो उसको कर दिया। ठीक है ना, कोई भी कंपनी एक्ट में कोई भी प्रोविजन दे रखा उसको साइड में रखो कि भाई एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप क्या है, रिमूवल क्या है, हटाओ जी, हमने अपॉइंट करा वो सबसे ऊपर है। ठीक है ना, तो सारे एक्ट को साइड रखा और बोला जो क्या कहते हैं इंस्टीट्यूशन ने एक बोरोइंग एंटिटी के अंदर डायरेक्टर को अपॉइंट करा उसको कोई और एक्ट चैलेंज नहीं कर सकता। ठीक है, एक स्पेसिफिक नोटिफिकेशन आई है, वो नोटिफिकेशन के अंदर क्या बोला है, आपका एक्ट यहाँ पे समाप्त होता है ना, एक्ट बढ़िया हो गया, खत्म हो गया जी। अब इसके अंदर जो मैंने कुछ प्रोविजंस वगैरह डाले ना, जैसे नॉमिनेशन, ओ सॉरी, जो नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी है, ऑडिट कमेटी है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है, इनके फंक्शंस वगैरह एक्ट में नहीं दे रखे थे, वो स्पेसिफिक रेगुलेशंस में दे रखे थे। तो रेगुलेशंस में भी जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी, आपको उतना ही पढ़ना है। साथ ही साथ यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कुछ नोटिफिकेशन। एक नोटिफिकेशन स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर इनको इनकम टैक्स से एग्जेम्पशन दे दी गई। आपको सेक्शन भी रटना है, सेक्शन ही रटना है और पीरियड भी रटना है। तो सेक्शन है आपका 1048D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो उस सेक्शन में लिखा हुआ है एनी इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग टू एन इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड फॉर फाइनेंसिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेटअप बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। यहां तक समझ में आ रहा है, हाँ एनएबीएफआईडी की ही बात चल रही है। एंड नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज फॉर अ पीरियड ऑफ 10 consecutive assessment year beginning from the assessment year relevant to the previous year in which the institution was set up। पर कुछ समझ नहीं आया, थोड़ा सा टिपिकल लैंग्वेज है जी, साफ सीधी बात है, जिस आपका साल ये क्या कहते हैं इंस्टीट्यूशन बनेगा उसके अगले 10 साल तक इसको, मतलब उस साल और उसके अगले 10 साल, अगले 9 साल, मतलब टोटल 10 साल होंगे ना, टोटल 10 साल तक इसको पैसे नहीं देने इनकम टैक्स के। अब इसके अंदर इसकी नोटिफिकेशन आई है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने नोटिफाई कर दिया कि भाई हमने एनएबीएफआईडी बनाया है और सेक्शन 10 सब सेक्शन 48D जो है उसके अंदर पावर हमें दे रखी है, तो हम एग्जेम्प्ट कर रहे हैं इसको 10 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर के लिए बिगिनिंग फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 22-23। पर जो हमारा क्या कहते हैं एक्ट बना है वो तो 21 में बना है, तो इसको क्या कहते हैं 22-23 से क्यों करा जी, देखो यहाँ पर लिखा असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर और एक होता है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर जिसमें आप फंक्शन वगैरह करते हो, तो इसने फंक्शंस वगैरह जो भी लैंडिंग का काम करा होगा वो 21-22 में करा होगा ना, 21 में बना आपका 19 अप्रैल 21 में इसको पावर्स दी गई कि भाई हाँ ये एक्ट अप्लाई होगा।
और इसका असेसमेंट ईयर होता है जिसमें इसकी इनकम को असेस करा जाएगा। प्रीवियस ईयर के अंदर ये बताएगा कि मैंने 20 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ जो भी इसका प्रॉफिट है, मैंने इतने रुपए कमाए। असेसमेंट ईयर के अंदर इसको असेस करा जाएगा कि हाँ, जो आपने इनकम बताई है वो ठीक है कि नहीं है, उसके ऊपर कितना टैक्स बनता है, वो टैक्स को हम असेस करें, इसलिए इसको असेसमेंट ईयर बोला जाता है। तो इसका प्रीवियस ईयर का रेलिवेंट असेसमेंट ईयर क्या होता है? 22-23। तो वही ईयर निकल कर आया ना, यहाँ पे इसको असेस करा जा रहा है। तो बोला इस साल से लेके अगले 10 साल तक जो भी क्या कहते हैं असेसमेंट ईयर रहेगा, उसमें आपकी क्या कहते हैं इनकम एग्जेम्प्ट है। तो आपको याद रखना है बिगिनिंग कौन सा ईयर है? असेसमेंट ईयर 22-23। वहीं अगर प्रीवियस ईयर पूछ ले तो वो है 21-22। यहां से 10 साल तक इसकी इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ठीक है ना? चलो जी, यहाँ पर आपका एक्ट समाप्त होता है। इंपॉर्टेंट प्रोविजन सारे के सारे हमने पढ़ लिए। आप इसके जब एमसीक्यूज अटेम्प्ट करेंगे तो थोड़ी सी और क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय।